दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में फिर तनाव व कच्चे तेल में उछाल से दबाव में बाजार। निफ्टी करीब 160 पॉइंट फिसलकर 23,950 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट कमजोर। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स कर रहे हैं फ्लैट कारोबार। आज यूएलटी में सबसे ज्यादा बिकवाली, इंडेक्स 1% ज्यादा नीचे। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, एनबीएफसीज में गिरावट, लेकिन चुनिंदा कैपिटल मार्केट, डिफेंस स्टॉक्स में बाइंग। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर डिमांड बढ़ने से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा रुपया। पहली बार $1 का भाव 95 रुपये 40 पैसे तक फिसला। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी पड़े से ठीक, अच्छे नतीजों से करीब 8% दौड़ा टाटा टेक। स्पॉटलाइट एचएल में भी करीब 2% की मजबूती। उधर चार्ट जीपीटी स्टॉक इंडियन बैंक में गिरावट। अरुबान से बेहतर है चौथी तिमाही में एमएनएम के नतीजे। मुनाफा 53% बढ़कर 3737 करोड़ पहुंचा। रेवेन्यू में 23% की बढ़त। हालांकि मार्जिन पर दिखा दबाव। बाजार को अब हीरो मोटो और एलएनटी के नंबर्स का इंतजार। अच्छे नतीजों के बाद दौड़ा कैब्स, शेयर में लगा 10% का पसकट। साथ ही शोभा में करीब 3% की तेजी, लेकिन रिजल्ट के बाद 4% टूटकर के वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही टाटा केमिकल्स, आती इंडस्ट्रीज भी फिसले। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ बंक की नीरव छेदा, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। और मार्केट्स का मूड देखें तो आज थोड़ा सा नरम ही है। थोड़े से दबाव के साथ ही कारोबार यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी आधा % नीचे है। 24,000 के लेवल्स हालांकि इंटैक्ट है, उनके ऊपर वापस निफ्टी आकर कारोबार कर रहा है। वही अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां भी मूड माहौल थोड़ा सा नरम ही है आज के सेशन में, और दबाव के साथ वहां भी ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभला जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी 237 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी आज बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी फ्लैट से नेगेटिव साइड पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए इस समय आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ आपके सामने लेकर आते हैं। एनएससी स्टार्ट्स देखते हैं, उसके बाद सेक्टोरल हीट मैप भी देखेंगे। डेफिनेटली जो मार्केट की ब्रेथ है वो इंक्लाइन हुई है गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ। 1663 स्टॉक्स है जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 1380 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे आज के सेशन में तो आज बहुत ही सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। डिफेंस इंडेक्स 1% ऊपर है। कैपिटल को इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर है। मेटल्स, एफएमसीजी में भी हल्की हल्की बढ़त है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। इस बीच पीएनबी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नंबर्स आए हैं बीबी। ग्रॉस एनपीए 3.19% से घटकर 2.95% रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। नेट प्रॉफिट्स में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है पीएनबी में। 5,225 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन एसेट क्वालिटी फ्रंट पर सुधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा संभलते हुए एक रिकवरी बनी, उसके बाद वापस थोड़ा नीचे आते हुए ट्रेड कर रहा है। 2% नीचे है, लेकिन नेट एनपीए भी कम हुए हैं। 0.32% से घटकर 0.29% सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो ये रहे आंकड़े। क्विकली एक व्यू भी ले लेते हैं। नीरज, पीएनबी को देखिए नंबर्स के बाद, तो क्या व्यू है आपका? दीपाली जी देखिए, ओवरऑल जो चार्ट है उसमें बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 104 102 लेवल पे। मेरे हिसाब से ये लेवल पे आता है तब जाके आप बाइंग करें। यहाँ से वापस बाइंग अच्छी आ जाएगी और फिर स्टॉक जो है 115 से 120 के लेवल्स के पार निकल जाएगा। तो बाइंग करें, पर ऑन डिप्स करना चाहिए। 100 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, और इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? यस, तो देखिए मेरे हिसाब से निफ्टी जो पिछले 7-8 दिन में हो रहा है, ये चौथी बारी है 23,900 से सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। और ऊपर में 24,500, 24,450 ये लेवल्स तक रेजिस्टेंस लेता है। नीचे में 23,900 पे सपोर्ट लेता है। नीचे का सपोर्ट अभी ट्रिगर हुआ है, तो आई बिलीव यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है अप टू 24,400, 24,500 और लेवल। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 23,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। बैंक निफ्टी में भी आप बाइंग कर सकते हैं। एक बढ़िया सपोर्ट
सपोर्ट है अराउंड 54,200 ऑड लेवल, जहां से ऊपर आया है। आई बिलीव करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं 55,500 के टारगेट के साथ में। अभी फ्यूचर में आप जो है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाएं 54,500 का। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? दोनों ही बाय साइड में है, ब्रेकआउट स्टॉक है दोनों। दीपक नाइट्रेट है, पहले काफी लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में। पिछले हफ्ते में ब्रेकआउट आया था अबाउट द 1680 ऑड लेवल्स। अभी यहाँ से अच्छी खासी बाइंग दिख रही है स्टॉक में। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1840। नीचे में 1740 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा जो बाइंग कॉल है वो है BEML पे। इसमें भी एक ब्रेकआउट आया है पिछले हफ्ते में। आई बिलीव अच्छी खासी बाइंग इसमें भी आ सकती है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं 1820 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में 1950 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपके स्क्रीन पर दीपक नाइट्राइट BEML में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए फटाफट से अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। और मिड कैप्स में जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है वो पॉकेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। इंडेक्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। IT स्टॉक सब शुरुआत करेंगे जहां पर इंपैक्ट है हालांकि खबरों का, जैसे कि टाटा टेक में 6.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर LTI माइंट्री, नेटवेब 5.5% ऊपर, 1% ऊपर कर रहा है कारोबार कोफोर्ज। इसके अलावा जहां पर तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में उसमें NBFCs हैं, हालांकि बहुत ही सिलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 11.5% ऊपर, स्पंदना स्फूर्ति 11.5% ऊपर, कैम्स 8% ऊपर, 1% ऊपर चोला इन्वेस्ट कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही शुगर स्टॉक्स में बाइंग है, द्वारिकेश, धामपुर, उत्तम, उगर शुगर, यहाँ पर तेजी जबरदस्त है। 8.5% ऊपर द्वारिकेश शुगर कारोबार कर रहा है, 4.5% ऊपर है धामपुर शुगर। उत्तम शुगर में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है, 3% ऊपर उगर शुगर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। केमिकल्स में बाइंग है, दीपक नाइट्राइट का भी जिक्र किया नीरव ने। उसके अलावा आप देखिए सुमितोमो केमिकल 5% ऊपर, GNFC 3% ऊपर, 2% ऊपर त्रिमुलाई केमिकल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही नजर डालेंगे ऑयल एंड गैस, जहां पर थोड़ा नुकसान आज के कारोबार में। चेन्नई पेट्रो, गल्फ ऑयल, MRPL 1.5%, 2% तक की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। साथ ही क्विकली एक नजर डालेंगे जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है वो है फार्मा स्टॉक। सिंजिन 5.5% ऊपर, 3.5% नीचे है आरती फार्मा। सुमन लाइफ साइंसेज 2% नीचे, कोहंस लाइफ 2.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं। रियल्टी एक और दिखाएंगे जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है, और रियल्टी में गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, DLF 1.5% नीचे, 1% ऊपर रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट 1% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल आज के सेशन में। अच्छा, इसके अलावा एक बार M&M आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हालांकि इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही है पोस्ट अर्निंग्स, लेकिन नंबर्स के हाईलाइट और स्टॉक का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। नंबर्स के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन तेजी का बना और अब उस स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं। इनफैक्ट स्टैंडअलोन बेसिस पे यानी सिर्फ जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो आंकड़े रहे हैं वो अगर इवैल्यूएट करके देखें तो मुनाफे का आंकड़ा, आय का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आए। 26% रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, मुनाफे में 5% की ग्रोथ आई है। एबिटा भी इनका 5565 करोड़ के आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन हालांकि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था अक्रॉस ऑल ऑटोज मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं हायर कमोडिटी कॉस्ट की वजह से, तो उसका इंपैक्ट यहाँ भी देखने को मिला। 14.1% के आसपास रहे हैं। जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है वो 27% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं सालाना आधार पर। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे वॉल्यूम्स कम हुए हैं, लेकिन अगेन दिस इज द केस बाकी सभी ऑटो कंपनीज के साथ भी, जहां पर सिक्वेंशियल बेसिस पे दबाव देखने को मिल रहा है वॉल्यूम ग्रोथ में, और एक मार्जिन पर इंपैक्ट अक्रॉस ऑल ऑटोज देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें FY26 के ओवरऑल हाइलाइट्स, क्योंकि नंबर सिर्फ Q4 के नहीं, FY26 की परफॉर्मेंस भी कंपनी ने रिलीज किया और उसके मुताबिक SUVs में जो मार्केट शेयर है वो 25.5% के आसपास है, LCVs में लगभग 52% और ट्रैक्टर सेगमेंट में 43-44% के आसपास का मार्केट शेयर है, जहां पर इंक्रीज ही देखने को मिला है वर्सेस प्रीवियस ईयर। वहीं 3 व्हीलर सेगमेंट में भी कंपनी को फायदा रहा है, 40% की ग्रोथ यहां भी देखने को मिली है। मार्केट शेयर लगभग 40% का है इसमें। और तो ये कुछ की हाइलाइट्स, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली बेहतर। एक राय ले लेते हैं स्टॉक पर। नीरव बताइए M&M पर क्या व्यू रहेगा 1% ऊपर पोस्ट अर्निंग्स ट्रेड करते हुए? देखिए दीपाली जी, ये जो स्टॉक है एवर सिंस 3800 के जो लेवल्स है वो तोड़ा है नीचे में,
तब जाके एक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया स्टॉक। और ये 50 डे मूविंग एवरेज हमेशा रेजिस्टेंस रहा है इन दिस डाउनवर्ड लेग फॉर एमएनएम। अभी 50 डे मूविंग एवरेज अराउंड 3192 पे है। एक बार ये ब्रेकआउट आ जाता है एमएनएम में, उसके बाद में अच्छा खासा रुझान अपसाइड में आपको दिखने मिल सकता है। तो आप बाइंग करें, मगर कंडीशनल कॉल 3195 के ऊपर जाता है तब जाके बाइंग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3400, और उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 3140 का रहेगा। ओके, तो ये राय रही आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 3170 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। तो अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की गहराई को समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं, सीधे सवाल पूछना चाहते हैं, तो 9 मई की तारीख आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपको 9 मई को हैदराबाद में। And given its strength in those marketplaces, it's very well positioned to really be the leader in rural and semi-urban in India. TechM on a solid path. There were specific targets laid out for F27, on track to achieve them. And what we have talked about is once that is achieved, we will lay out the plan for the next few years, which will be a further acceleration. And therefore, we see strong execution, a good team in place in TechM, and we've therefore been able to address all our weak spots that we've had in terms of getting them on a very strong footing. And that has resulted in a very consistent delivery in our commitments. We had talked about maintaining an ROE of 18%. We are at 20, but as I always do, I will say that our target is 18. We may be slightly higher or lower depending on the investments we make in the short run. At this point, we are higher at 20%, which is a good place to be, but our target remains to be 18. On EPS, we had promised a 15 to 20% EPS growth at the start of fiscal 21, and that's something that we have not just achieved, but we've beaten that quite significantly at a CAGR of 57%. We are looking at growth from F21 onwards, given the time we promised it, rather than F20, which is a low number. It's obviously we're going to be much higher off that low base. But a very strong performance across EPS growth, and the trajectory so far has been very good. As we look at the future, all I'd say is we have a strong foundation in place, a strong team in place, and we're going to do everything we can to continue the growth that we've shown so far. So as we look ahead, despite all the challenges in the world around us, we see the Indian economy on a very strong footing. Yes, there will be some inflationary pressure in the short term, but there are a number of reasons why India is going to continue to shine, and we'll talk about what those are. We'll also get into some detail on the resilience that we've built to withstand shocks, and that to some extent is evident from the numbers that you see here, despite some of the challenges that we've seen, especially in the fourth quarter. We'll talk about how that resilience has helped our businesses so far and what it will do to continue to help our businesses. AI is starting to deliver meaningful impact. We have deliberately not talked about AI over the last 2 years, but we've done a lot of work on AI. And we will talk about it today for the first time to share some of the efforts that have been not in depth yet. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे टाटा टेक की। टाटा टेक में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर करीब 8% की तेजी के साथ हीरो ऑफ द डे है। तेजी की क्या है वजह बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए टाटा टेक शानदार तेजी के पीछे के कारण। देखिए, एक तो नंबर्स बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले और गाइडेंस भी मैनेजमेंट की तरफ से बढ़िया है। अब एक बात आपको खास ध्यान में रखनी पड़ेगी कि टाटा टेक एज अ स्टॉक कभी चला ही नहीं है। आईपीओ के टाइम पे बहुत हाइप था, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में देखें, पिछले 5 साल में देखें तो स्टॉक ने कभी पैसा बनाकर नहीं दिया। सबड्यूड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अब फाइनली आप देखें तो इस क्वार्टर 4 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा और हाईएस्ट एवर पैट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर ये रिपोर्ट किया है।
रेवेन्यू तकरीबन 15% बढ़ी है, एबिट 31%, जो 11.9% के एबिट मार्जिन थे वो बढ़कर तकरीबन 13.1% के देखने को मिले। और मुनाफे के आंकड़े में भी देखें तो आपको पूरी तरीके से टर्न अराउंड नजर आएगा। लेकिन खास बात यह कि मार्केट को पसंद आई इनके हाईलाइट, जहां पर ये बता रहे कि FY27 में ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ आपको डबल डिजिट की देखने को मिल सकती है। जो एबिट मार्जिन के लिए आउटलुक इन्होंने शेयर किया है ये तकरीबन 18% का है, और FY26 के लिए जो गाइडेंस थी वो 15.7% थी। यानी एबिट मार्जिन की जो गाइडेंस है यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज की है। बता रहे हैं कि जो प्रीमियमाइजेशन है या फिर आप जो AI अडॉप्टेशन देखें तो इसके चलते एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिला और यही मार्जिन्स को आगे जाके ड्राइव करता हुआ नजर आएगा। वेस्ट एशिया को लेकर बड़ी चिंताएं थी, तो बता रहे कि इससे ग्लोबल ऑटो कंपनीज के केपेक्स पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और इनफैक्ट टाटा टेक के स्टॉक्स के लिए एक बड़ा ड्रैग डाउन ये भी था कि BMW की तरफ से इन्हें बिजनेस थोड़ा सा कम मिल रहा था। लेकिन अब आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो BMW की तरफ से जो बिजनेस मिला है इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन टाटा टेक में एक कंसर्न है कि इतनी ज़्यादा करेक्शन के बाद अभी भी आप देखें तो वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं आता। और काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर इस पॉइंट को हाईलाइट करके कहा गया है कि आप FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक तकरीबन 27 टाइम्स पर चल रहा है। लेकिन ग्रोथ अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है, सिर्फ एक वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है। ओके, टाटा टेक पर एक राय भी ले लेते हैं। 6% ऊपर स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए। नीरव, बताइए स्टॉक पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जैसे कि आशीष जी ने कहा, पूरा लास्ट 2-3 साल में जरा भी रिटर्न नहीं बनाया ये स्टॉक ने। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, मगर एक बेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है चार्ट पे विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन द वीकली चार्ट्स ऑन द RSI। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया साइन है फॉर द कमिंग टाइम। यहाँ से जरूर बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मीडियम टर्म के हिसाब से आप बाइंग करें। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मेरे हिसाब से पहला जो टारगेट इसका आ सकता है वो 800 रुपए का आ सकता है, एंड प्रोबेबली इन द 6 months टाइम 950-1000 इज वेयर दिस कैन गो। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टाटा टेक पर। 624 में फिलहाल कारोबार करते हुए इस समय दिखाई दे रहा है। मार्केट्स में देखेंगे तो डे लो से थोड़ा रिकवर होकर अब कर रहे हैं कारोबार, थोड़ा संभलते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें चलो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और फटाफट से नजर डालते हैं हीरो मोटो के स्टॉक पर, क्योंकि हीरो मोटो के भी अर्निंग्स आ जाने हैं और नंबर्स क्विकली बताते हैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर्स बेहतर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा फ्रंट पर एक अच्छी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। नंबर्स से पहले स्टॉक ऑलरेडी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल रेवेन्यूज की बात करें तो 25 से 27% की रेंज में बढ़कर आ सकते हैं। मुनाफे में 30% की ग्रोथ एंटिसिपेट करके चल रहा है स्ट्रीट। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो 1415 करोड़ से बढ़कर 1825 करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। ऑल द एबिटा मार्जिन्स फ्लैट से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रहेंगे, 14.2% से लेकर 14.4% के आसपास। दरअसल डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, एक्सपोर्ट्स हायर साइड पर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स रहा वो भी रिच साइड पर रहा, जिसकी वजह से अर्निंग्स को सपोर्ट मिल रहा है। 24% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में रही वाई बेसिस पे। वहीं एक्सपोर्ट मिक्स में भी 130 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अच्छा, कंपनी ने जो कमोडिटी कॉस्ट बढ़ी है उसको ऑफसेट करने के लिए ऑलरेडी इस साल 2 बार प्राइस हाइक कर चुकी है। एक बार जनवरी में प्राइस हाइक किया और दूसरा प्राइस हाइक इमीडिएटली फरवरी में कंपनी ने किया था। यानी जो एवरेज हाइक हुआ है वो जनवरी में लगभग 300 रुपए पर यूनिट हुआ है और फरवरी में अराउंड 700 रुपीज पर यूनिट। इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 1 से 4% बढ़कर आ सकता है प्राइस हाइक की वजह से। हालांकि जो कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर रहेगी, जिसकी वजह से मार्जिन्स में वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्रीज अर्निंग्स के साथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड जो देखने को मिली है वो कितनी सस्टेन हो रही है, इनपुट कॉस्ट जो पड़ रही है उसका और फर्दर कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है, आगे फर्दर प्राइस हाइक की कितनी पॉसिबिलिटी है, और साथ ही साथ क्या कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स कंपनी ले रही है इसको ओवरकम करने के लिए। तो ये हीरो मोटो के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन। स्टॉक 5094 पर कर रहा है कारोबार। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब फटाफट से नजर डालते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर। मुकाबला चल रहा है खिलाड़ी नंबर 1 में प्रति फिनमार्ट करी जुजारे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल के बीच में। रिटर्न की स्थिति आपके स्क्रीन पर। सचिन लीड कर रहे हैं 5.5% के रिटर्न के साथ। हरीश मधु का पोर्टफोलियो 1% प्लस रिटर्न लेंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के MD और CEO रविंद्र कुमार कुंडू से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।